Our today's topic is development of specific motor abilities in volleyball. So सबसे पहले तो अगर आपने स्पेसिफिक कंडीशनिंग करना है तो यू मस्ट नो द नेचर ऑफ द गेम कि हमारे गेम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे तो आप जो कंडीशनिंग करेंगे वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन अगर आपको गेम का नॉलेज नहीं है कि हमारे गेम का किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा कि आइडेंटिफ़ाई करने में कि कौन-सा मोटर स्पेसिफ़िक है, कौन-सा नहीं है, हमारे को कौन-सी मोटर ज़्यादा डेवलप करना है, कौन-सा कम है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा आपको कंडीशनिंग एबिलिटी डेवलप करने से पहले जो गेम का नेचर क्या है, हमारे गेम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे ऐसे। तो जनरली हमारा जो गेम है, वो एनारोबिक स्पोर्ट्स है। इसमें जनरली ज़्यादातर जो है आपको मोटर हैं, वो एनारोबिक मोटर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेंथ है, तो उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो एरोबिक एक्टिविटी है वो हमारे को सिर्फ़ जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो आप 2 या 3 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो उसके लिए आपको एरोबिक एंड्योरेंस का ज़रूरत पड़ता है। अदरवाइज़ जो हमारा गेम है, वो मेनली जो है एनारोबिक डोमिनेंट है से 80 टू 90% एनारोबिक डोमिनेंट है से। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई वी गो फॉर स्पेसिफिक कंडीशनिंग या क्या रोल है इसका, क्या एडवांटेज मिलता है ऐसे? कि अगर आप गेम का टेम्पो देखेंगे, जो नेचर देखेंगे, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशनिंग करना है। टेम्पो इन द सेंस कि आपको नंबर ऑफ जंप्स कितना करना है, कितने-कितने इंटरवल पे जंप्स करना है, आपका रैली का ड्यूरेशन क्या है, बिटवीन रैली आपको कितना रिकवरी मिलता है। अगर आप इसको सही तरह से आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, आपको पता है कि हमारे गेम में इतने नंबर ऑफ जंप्स होते हैं, हर एक जंप्स के बीच में इतना आपको टाइम मिलता है। तो स्पेसिफिक कंडीशनिंग के थ्रू आप जो गेम का टेम्पो है, जो पेस है, उसको मैच कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडीशनिंग काम आता है। दूसरा, क्योंकि अल्टीमेट जो पर्पज़ है आपका, वो सक्सेस रेट को बढ़ाना है और सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अटैक है या ब्लॉक है या सर्विस है, जो मेन स्कोरिंग स्किल है से, तो दे आर हाइली एक्सप्लोसिव। आपने जो भी अटैक, ब्लॉक इसमें ज जंप करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव जंप करते हैं ऐसे। तो जो स्किल का क्वालिटी है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा कंडीशनिंग किया है। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइकिंग में लें, तो आपका कॉन्टैक्ट जो है, हिटिंग कॉन्टैक्ट है, उसकी रीच क्या है? आप कितना पावर सर्विंग में या स्पाइकिंग में डालते हैं? तो जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशनिंग का ज़रूरत पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 मीटर आप जंप एब्सोल्यूट वर्टिकल जंप लेते हैं जैसे, तो 1 मीटर एब्सोल्यूट वर्टिकल जंप लेने के लिए किस तरह का आपको कंडीशनिंग चाहिए से? अगर आपके अंदर वो उस तरह का एक्सप्लोसिवनेस नहीं है या जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है, जो जंपिंग एंड्योरेंस है, उसको आप मेंटेन नहीं करके चलेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा, सक्सेस रेट को डाउन लेके आएगा। तो स्किल के एग्जीक्यूशन को के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप जो स्पेसिफिक मसल्स हैं, जो आपके गेम में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप उनको ट्रेन करते हैं, तो आपको रिकवरी बहुत फास्ट में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर कोई दूसरा गेम खेलते हैं तो बहुत जल्दी फटीग होती है। लेकिन आप वॉलीबॉल में 5 सेट खेल लेते हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ जंप कर लेते हैं। लेकिन इतना कंपैरेटिवली इतना आपको फटीग फ़ील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मसल ग्रुप है या बॉडी सिस्टम, जितने भी जो सिस्टम वॉलीबॉल में काम आते हैं, वो आपने कंडीशन्ड कर रखे हैं सही। अगर आप नेचर ऑफ एक्टिविटी चेंज करेंगे, तो ज़्यादा फटीग होगा। इसलिए जनरली हम कॉम्पिटिशन के पास जाते हैं, तो हम कोई अ, नया एक्सरसाइज़ नहीं लेके आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगर नया एक्सरसाइज़ लेके आ गया, वो बहुत ज़्यादा फटीग देगा ऐसे। तो स्पेसिफिक कंडीशनिंग से हम रिकवरी का भी को ऑप्टिमल करते हैं ऐसे, कि बहुत फास्ट रिकवरी हो और उसी हिसाब से हम अपने बॉडी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। फिर जो आपका ट्रेनिंग लोड है, कि आपको कॉम्पिटिशन में टोटल कितना जंप्स करना पड़ता है, कितना हिटिंग करना पड़ता है, कितने मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। सेम वे से ट्रेनिंग में हम उससे भी ज़्यादा करते हैं। तो जो ट्रेनिंग का डिमांड है, वो कॉम्पिटिशन डिमांड से भी हाई रहता है ऐसे। तो स्पेसिफिक कंडीशनिंग के थ्रू हम स्पोर्ट्समैन को उस लायक लेके आते हैं कि वो अगर आपको 2 एंड हाफ आवर्स या पूरे दिन के अगर मिलाएँ तो 5 टू 6 आवर्स अगर ट्रेनिंग करना है, जो नेशनल लेवल का प्लेयर तो वो ट्रेनिंग कर ले ऐसे। उसके लिए भी हम स्पेसिफिक कंडीशनिंग के थ्रू अ इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं ऐसे। फिर सिर्फ फिजिकल कंडीशनिंग मोटर एबिलिटी को डेवलप करने से काम नहीं चलेगा ऐसे। You have to develop functional motor ability. Functional motor ability in the sense, अगर आपने एक्सप्लोसिवनेस कर लिया, आपका प्लेयर 1 मीटर जंप कर रहा है,
लेकिन अगर वो अटैक में नहीं कन्वर्ट कर पाता है या अटैकिंग स्किल उसके पास नहीं है, तो इट मीन्स वो जो पावर है, वो पावर आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। तो आपने उन मोटर एबिलिटीज़ को फाइनली जो है, फंक्शनल मोटर एबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना है, ताकि वो आपको गेम में हेल्प करें ऐसे। और नेचुरल है कि आप जो गेम खेलते हैं, उसी तरह का आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। तो उसी तरह का अगर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया, तो मिनिमम चांस ऑफ इंजरी रहते हैं। जैसे आप कोई दूसरा कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एंकल स्प्रेन वगैरह या ये ज़्यादा चांसेज़ हैं इंजरी होने के लिए। लेकिन आप अपना गेम खेलते हैं क्योंकि उसी तरह का आपका मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है, आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसी तरह के डेवलप हो जाते हैं ऐसे। तो आपकी जो गेम की डिमांड है, उसको ईज़िली कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे। तो इंजरी के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो अगर बढ़िया फिजिकल कंडीशनिंग है, तो आपके इंजरी के चांसेस कम हैं। दूसरा सिर्फ़ हमारा कंडीशनिंग का पर्पज़ अब हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना भी नहीं है ऐसे। लेकिन कोच का जो एक मेन ड्यूटी जो है, वो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज़ है ऐसे। तो प्रिवेंशन जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया, कॉम्पिटिशन के पास जाके आपका प्लेयर इंजर्ड हो जाता है ऐसे। तो पूरे साल का मेहनत जो है वो खराब हो जाता है ऐसे। तो उसके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से बैलेंस करके रखेंगे कि आपके प्लेयर्स का जो इंजरी का चांसेज़ है वो मिनिमम रहे। तो उसके लिए हम कंडीशनिंग प्रोग्राम में साथ के साथ क्या है प्रीहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज़ है उसको इंक्लूड करते हैं। तो उसमें और ये अल्टीमेट जो है कोच का रोल है ऐसे। प्लेयर्स को नहीं पता होता कि कौन से मस्कुलर बैलेंस क्या होता है, किस तरह से उसको मेंटेन करके रखना है। तो कोच जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडीशनिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है, तो उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखता है ऐसे। तो इट इज़ मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोच का है, इंजरी प्रिवेंशन के लिए ऐसे। तो इंजरी प्रिवेंशन के लिए एक तो ये है कि मैं आपको जो स्ट्रेंथ रेशियो है, खास करके जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ग्रुप है या एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल जनरली हम यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रेंथ रेशियो को मेंटेन करके रखना है ऐसे। बहुत स्पेसिफिक कंडीशनिंग करते-करते हम क्या करते हैं, जो एक्सटेंसर ग्रुप जनरली हम जंप्स लेते हैं, तो जंप्स में हमारे जितने भी एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे नी एक्सटेंसर हो गया, हिप एक्सटेंसर हो गया, बैक एक्सटेंसर हो गया, तो वो मसल ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व होते रहते हैं। आप ट्रेनिंग भी करते हैं, तब भी इन्वॉल्व होते हैं, आप मैच खेलते हैं या कोई स्किल ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम ये मसल इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कंपैरेटिवली इनके जो अपोजिट मसल हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उन मसल्स को आपने स्पेसिफिकली ट्रेन्ड करना है, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो जिसमें जनरली जो है हम वॉलीबॉल के हिसाब से देखें तो हम जब मैक्सिमम जंप करते हैं, तो हमारा बैक कन्वॉल्व होता है, तो आपका ने ट्रंक फ्लेक्सर्स है, उसकी एक्सरसाइज करना है। आपका जो हमारे शोल्डर इंजरी बहुत होता है क्योंकि रिपीटेड जो है हिटिंग होता है। तो रिपीटेड हिटिंग की वजह से रोटेटर कफ का इंजरी बहुत होता है। तो रोटेटर कफ को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, खास करके जो मीडियल रोटेटर हैं, वो बहुत हम यूज़ करते हैं जब हम रिस्ट आउटवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं ऐसे। तो इस रोटेटर कफ को स्ट्रेंथनिंग भी करना है और शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है। दूसरा है नी फ्लेक्सर, जनरली हम हैमस्ट्रिंग ग्रुप जिसको बोलते हैं ऐसे। तो क्वाड्रिसेप्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इस नी फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज आप पीरियोडिकल जो है करते रहेंगे, ताकि आपका स्ट्रेंथ रेशियो जो है, वो मेंटेन रहे ऐसे। और एक ये है कि वार्म अप और कूल डाउन इसको बहुत सिस्टमैटिक लेके चलेंगे आप। जनरली हम वार्म अप को तो अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन हम कूल डाउन को नेग्लेक्ट करते हैं। और क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है वो ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, तो वार्म अप और कूल डाउन में हम मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। तो अगर प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन करेंगे, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देने का बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगाने का ज़रूरत नहीं है। वो आपका इसी में पर्पज़ सॉल्व हो जाता है। तो वार्म अप और कूल डाउन को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे और इसको जस्टिफाई करेंगे रेशियो कि आप 2 घंटे का ट्रेनिंग करते हैं, तो जो वार्म अप कूल डाउन का टाइम है, वो वार्म अप कूल डाउन में आप उसको देंगे। इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे ऐसे। देन हम वॉलीबॉल प्लेयर ट्रेंड कर रहे हैं कि वो अच्छा प्लेइंग परफॉर्मेंस लेके आए, उसका जो सक्सेस रेट है वो बढ़े। हम कोई हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ इसलिए डेवलप नहीं कर रहे कि हमने उसको कोई वेट लिफ्टर तैयार करना है या हमने उसको कोई बॉडी बिल्डर की तरह तैयार करना है। तो अल्टीमेट जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है कंडीशनिंग का, वो ये है कि प्लेयर्स अच्छा खेले, जंप्स बढ़िया करे, हिटिंग है, हिटिंग में पावर आए, जो स्पेसिफिक कोर्ट मूवमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हों, फास्ट हों, ग्रेसफुल हों, बॉल के साथ कोऑर्डिनेट कर ले ऐसे। तो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है, उसको हमने ध्यान में रख के कंडीशनिंग करना है। कई बार हम एक्सेसिव कंडीशनिंग कर लेते हैं या कम कर लेते हैं, तो इसको आपने जस्टिफाई करना है कि हमारे गेम के डिमांड के हिसाब से
हमारे को कितना टाइम कंडीशनिंग में देना है और किस-किस मोटर को किस सीक्वेंस में टाइम देना है। तो उसको आप बहुत अच्छे से अगर प्लान करके पीरियडाइज़ करके चलेंगे, तो आपका प्लेइंग परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है कि आप जनरली हम अगर मेन हमारा जंप्स है, एक्सप्लोसिवनेस की बात करते हैं, तो जंप्स को हम पहले लेते हैं। तो जंप्स ज़्यादा कब होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जंप ज़्यादा होगा या रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाएँगे तो ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने अपने बॉडी वेट को अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो करना है ऐसे। तो थ्रो के लिए अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है तो जंप ज़्यादा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आपके पास प्लेयर हैं, उनका वेट 80 केजी है। एक 150 से स्क्वायर लगाता है, एक 170 से स्क्वायर लगाता है, बॉडी वेट सेम है। तो नेचुरल है कि जो 170 से स्क्वायर लगाएगा उसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। उसको अगर आप पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा जंप करेगा। तो आपने मसल मास को भी कंट्रोल करके रखते हुए आपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ऐसे। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कितना आपने हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करना है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कितना देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बिगिनर्स में ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है हाइपरट्रोफी वगैरह, लेकिन एडवांस लेवल पे आ गया तो आप इस तरह का ट्रेनिंग नहीं करेंगे जिसमें ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो ऐसे। तो इसको भी आप जितना रिक्वायरमेंट बेस है उसको पीरियडाइज़ करेंगे ऐसे। बिगिनर्स है और एडवांस प्लेयर है, दोनों का जो पीरियडाइज़ेशन है मोटर एबिलिटीज़ का डिफरेंट रहेगा ऐसे, नीड बेस्ड रहेगा ऐसे। एक इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिटी है ये डिसाइड करता है कि आपका कंडीशनिंग जनरल होगा या स्पेसिफिक होगा ऐसे। क्योंकि आप जिस तरह का लोड देंगे, उसी तरह का फटीग होता है और उसी तरह की आपका इम्प्रूवमेंट आएगा ऐसे। तो जो आपके लोड डायनामिक है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ऐसे। फॉर एग्जांपल हम कोई अगर स्ट्रेंथ का लेते हैं तो स्ट्रेंथ में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, किस एंगल पे आपने स्क्वाट करना है, किस स्पीड से स्क्वाट करना है, कितना उसमें रिकवरी देंगे, ये सब चीज़ें मिलके जो है उस एक्सरसाइज़ को स्पेसिफिक तैयार करते हैं। और फिर वो एक्सरसाइज़ आपको गेम में कहाँ किस किस स्किल्स के लिए या किस सिचुएशन में काम आती है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे ऐसे। तो जब अगर आप लोड को स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो नेचुरल है कि आप फटीग भी वैसा होगा और बॉडी अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करता है ऐसे यूँ। अगर आप रनिंग करेंगे तो नेचुरल है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि फटीग वहाँ उस उससे रिलेटेड होता है ऐसे ही। अगर रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग करेंगे तो नेचुरल है कि आपका मस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपका न न्यूरल फायरिंग स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो एनर्जी सिस्टम है, पार्टिकुलर वो एनर्जी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा ऐसे। तो इसको जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा जब हम पीरियडाइज़ करते हैं, तो जनरली हम हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को पीरियडाइज़ एक्सरसाइज़ के थ्रू करते हैं। आप कोई भी ड्रिल सेलेक्ट करते हैं, गेम का ड्रिल सेलेक्ट करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं, तो आप उसमें किस तरह का एक्सरसाइज़ सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जनरल एबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं या स्पेसिफिक एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं ऐसे। तो ये फ़ेज़ के हिसाब से अपने एक्सरसाइज़ का सिलेक्शन करना है। तो जनरली हम प्रिपरेटरी फ़ेज़ है तो हम जनरल एक्सरसाइज़ का डोमिनेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा जनरल एक्सरसाइज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक प्रिपरेटरी या प्री कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो नेचर ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ ज़्यादा डोमिनेट करेगा सही। जनरल एक्सरसाइज़ का प्रोपोर्शन कम रहेगा। सेम वे से अगर आप कॉम्पिटिशन फेज़ में जाएँगे तो जो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज़ हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे ऐसे। तो आपने इन एक्सरसाइज़ को पीरियडाइज़ कर लेंगे तो नेचुरल है कि ज कंडीशनिंग एक्सरसाइज़ को पीरियडाइज़ करेंगे, तो नेचुरल है कि आपका जो कंडीशनिंग है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता हुआ और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्क्वैट लेते हैं, तो आप पहले पैरेलल स्क्वैट या फुल स्क्वैट में जा सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि हमारा अटैकर किस एंगल पे जंप करता है, उस एंगल पे उसको करेंगे। फिर उसको और फ़ास्ट करके स्केलेटन जंप पे लेके जाएँगे। फिर उसको अटैक डायरेक्शन है, स्पाइकिंग में है, उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर उसको ब्लॉक के अगेंस्ट में है या डिफेंडर के अगेंस्ट में है। तो इस तरह से करके जो स्क्वाड की एक्सरसाइज़ है, उसको हमने अटैक में लेके जाना है। तो अटैकिंग जो है अगेंस्ट ब्लॉक जो है, वो आपका एक तरह से कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज़ हो जाएगा, कि आपने गेम सिचुएशन में अटैक को कैसे परफ़ॉर्म करना है, किस सिचुएशन में परफ़ॉर्म करना है। तो एक्सरसाइज़ को एनालाइज़ करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस डालूँगा कि जनरली एक एक एक्सरसाइज़ लेते हैं हम स्क्वाड है। तो स्क्वाड को आप कैसे एनालाइज़ करेंगे? स्पेसिफिकली जो फ्रंट स्क्वाड है उसको ऐसे। तो उसमें सबसे पहले तो एक जो मूवमेंट स्ट्रक्चर होता है किसी एक्सरसाइज को एनालिसिस करने के लिए, मूवमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। अब मूवमेंट स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट लगा रहे हैं, तो आपका नी एंगल क्या है? आपका हिप ट्रंक की पोज़ीशन क्या है? आपका जो स्टांस और पोस्चर की बात करेंगे तो फुट पोज़ीशन क्या है? अगर जैसे हम स्क्वाट कई बार हम एक्सरसाइज लेते हैं ओके स्क्वाट एंड जंप।
मे बी विद पैरेलल स्टांस से हो सकता है आपका फुट पैरेलल हो ऐसे, लेकिन जब आप स्पाइकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल राइट हैंडेड प्लेयर है, वो स्पाइकिंग करता है तो लेफ्ट फुट आगे लेके फिर टेक ऑफ लेता है ऐसे। तो अगर आप स्क्वाड एंड जंप करते हैं और स्क्वाड एंड जंप में लेफ्ट फुट को आगे डाल के अगर आप स्क्वाड एंड जंप करते हैं तो मोर स्पेसिफिक है। तो एंगल को भी ध्यान में रखेंगे, पोस्चर को भी ध्यान में रखेंगे ऐसे। सेम वे से आप इसको, क्योंकि अटैक जंप है विदाउट अप्रोच नहीं होता है, अप्रोच के साथ होता है ऐसे। तो आप अगर स्क्वाड जंप करते हैं तो उसको में अगर अप्रोच भी डाल देंगे तो वो और स्पेसिफिक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मूवमेंट स्ट्रक्चर है उसको धीरे-धीरे करके आप आइडेंटिकल जो मूवमेंट्स है, आइडेंटिकल मूवमेंट्स किसका? अगर आपको अटैक में जैसे जो पावर है उसको अगर डेवलप करना है तो अटैकिंग एक्शन जो है वो आपका आइडेंटिकल है। तो उसमें अप्रोच रन है, आर्म स्विंग है, सिर्फ जंप नहीं है। अब जैसे स्क्वाड है, तो इसमें आर्म स्विंग कहीं भी नहीं है ऐसे। तो जब आप लेंगे तो फिर बाद में फ्री वेट को मेडिसिन बॉल के साथ है, तो स्विंग लेके आप करेंगे। जब आप प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करते हैं तो विदाउट अप्रोच करते हैं, विद अप्रोच करते हैं ऐसे। तो मूवमेंट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। फिर जो मसल ग्रुप है, वो कौन-सा मसल ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल नी एक्सटेंसर है, हिप एक्सटेंसर है या जो बैक का है आपका ट्रंकी, वो मेन इसमें जो जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उसका इन्वॉल्वमेंट है ऐसे। और वो आपको टेक ऑफ में अगर करेंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टाइप किस टाइप टाइप का है। तो जब आप टेक ऑफ करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका हम जनरली स्क्वाड में ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जनरली जो लैंडिंग पार्ट है उसको हम कंडीशन कम करते हैं या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो उसके लिए आपको मोर देन 100% इंटेंसिटी के साथ इसेंट्रिक कंट्रैक्शन का अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, तो आप लैंडिंग के लिए तैयार करेंगे। आप स्पाइकिंग में देखेंगे या आप हम इंजरी की बात करते हैं गेम में, तो इंजरी जनरली कब होता है? टेक ऑफ के टाइम पे नहीं होता, इंजरी होता है लैंडिंग के टाइम पे। जनरली क्योंकि हमारे को डायनामिक बैलेंस का ज़रूरत पड़ता है, आप एयर में हैं, पावरफुल हिटिंग करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंस्टेड ऑफ बोथ लेग लैंडिंग आप एक पैर पे लैंड करते हैं। तो जब आप एक पैर पे लैंड करेंगे तो पूरा इम्पैक्ट जो है आपका एक पैर पे आएगा, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप टेक ऑफ के टाइम पे अगर आपका बॉडी वेट 80 केजी है, तो आप 80 केजी बॉडी वेट को एंटी ग्रेविटी थ्रो कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर आपका एब्सोल्यूट वर्टिकल जंप 4 मीटर है, तो आप 1 मीटर की हाइट से अगर आप गिरते हैं, तो लैंडिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट ये 3 गुना हो जाता है। तो 240 केजी के आसपास इम्पैक्ट आता है लैंडिंग के टाइम पे। तो अगर उसके लिए आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिस तरह का एसेंट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा, इम्पैक्ट को अब्ज़ॉर्ब करेगा। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप जो आपका जो कंडीशनिंग प्रोग्राम है, उसमें उस तरह की एक्सरसाइज़ डालेंगे ऐसे। फिर जो किस तरह का रेजिस्टेंस आप यूज़ करते हैं? फिक्स वेट है, फ्री वेट है, इलास्टिक कंपोनेंट्स हैं, मेडिसिन बॉल है, तो इन सब का नेचर अलग-अलग है ऐसे। जो फ्री वेट होगा जनरली ये इसको एंटी ग्रेविटी इसका जो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, वो डाउनवर्ड होता है ऐसे यूँ। लेकिन अगर आपने कोई हिटिंग का एक्शन करना है, तो हिटिंग एक्शन के लिए आपको डिफरेंट तरह का एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ऐसे। तो उसमें आप थेराबैंड है, मेडिसिन बॉल है, इस तरह का यूज़ करते हैं ऐसे। तो किसी एक्सरसाइज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए भी आपको किस तरह का रेजिस्टेंस चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए, उसका सिलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आप कोई भी एक्सरसाइज़ करते हैं तो नेचुरल है कि आप एनर्जी सिस्टम को ध्यान में रखेंगे कि हमारा गेम एनारोबिक स्पोर्ट्स है, तो जो फॉस्फोरेशन सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्पिटिशन फेज़ के पास जाएँगे तो एनर्जी सिस्टम को ट्रेंड करेंगे तो ये इस एटीपी, सीपी सिस्टम है इसको ट्रेंड करना है। और नेचुरल है कि आप एक्सरसाइज़ का सिलेक्शन इस तरह का करते हैं जो एनारोबिक इन नेचर है तो इसी सिस्टम को टारगेट करेंगे वो। देन जो लो डायनामिक्स जिसको जनरली बेसिकली हम बात करते हैं वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी का, इसको ध्यान में रखेंगे ऐसे, कि कब किस फेज़ में आपको कितना रेजिस्टेंस रखना है ऐसे। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर रखेंगे, तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा ऐसे। तो जैसे-जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो स्क्वाड को स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसको हम कम करते चले जाते हैं और फाइनली जो है हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का जो पार्ट है, वो ज़्यादा करते हैं ऐसे। अगर हम लोअर बॉडी और आप हिटिंग और जंपिंग पावर को अगर हम एनालाइज़ करेंगे इसे, तो जंपिंग पावर जो है वो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग पावर है ऐसे। लेकिन हिटिंग पावर अगर आप देखेंगे तो आर्म स्विंग का जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो डोमिनेट ज़्यादा करेगा ऐसे। तो आप शोल्डर के पास जब पावर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, एक्सल रेजिस्टेंस वो कम रखेंगे ऐसे और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देंगे ऐसे। और सेम वैसे जनरली एनारोबिक है तो रेस्ट इंटरवल आप पूरा कंप्लीट इंटरवल लेके चलेंगे ऐसे। तो इस तरह से अगर इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी एक्सरसाइज को स्पेसिफिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेम स्पेसिफिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेयर्स के डिमांड के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंगल की बात करते हैं ऐसे। तो रिसीवर अटैकर है, ब्लॉकर है
इनको दोनों को डिफरेंट स्लाइट डिफरेंट एंगल रहेगा। आपका हाइट के हिसाब से एंगल में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। आपके पास कितना मस्कुलर फोर्स है उसके हिसाब से एंगल में डिफरेंस होगा। तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से भी आप इनको डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर जो मोटेबिलिटीज़ हैं हमारा उसमें कौन-सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? क्योंकि हर एक एक्सरसाइज़ में सभी कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज़ करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस भी रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, उसमें ड्यूरेशन भी रहेगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगा। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो आपने ये देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मोटेबिलिटी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की आपने एक्सरसाइज़ का सिलेक्शन करना है, तो आप किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे? नेचुरल है कि आप रेजिस्टेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। कि हाई रेजिस्टेंस का एक्सरसाइज होगा तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को टारगेट करेगा। ऐसे पावर के अगर करेंगे तो पावर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऐसे। स्ट्रेंथ और स्पीड को कॉम्बिनेशन से आता है। तो दोनों को कंबाइन करके अगर आप फ्रीक्वेंसी पे भी स्ट्रेस डालेंगे और रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा कम करेंगे, तो रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से अगर आप लेके आएँगे और मैक्सिमल मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो पावर डेवलप हो जाएगा। सेम वे से अगर स्पीड की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होना चाहिए। ऐसे एंड्योरेंस की बात करेंगे तो आप वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम टाइम के को के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क कितना वेट के अगर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करते हैं तो कितना वेट उठाया है, टोटल वेट के हिसाब से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऐसे। ऐसे ही कोई कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग है, आपने कोई कोऑर्डिनेटिव ड्रिल्स करना है, तो उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स नेचर ऐसे। अगर प्लेयर उसको ईज़िली एग्जीक्यूट कर लेता है, तो वो एक्सरसाइज सूटेबल नहीं है ऐसे। ऐसे ही आप कोई भी एक एक्सरसाइज अगर सभी प्लेयर्स को देते हैं, उसमें 5 प्लेयर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अनदर 5 प्लेयर्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट। तो उन 5 के लिए वो कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज है, बाकी 5 के लिए नहीं है जो ईज़िली कर लेते हैं ऐसे ही। तो जब कोऑर्डिनेशन की कोई एक्सरसाइज का ड्रिल करेंगे, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वो होना चाहिए उसमें से। अगर प्लेयर्स उसको आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लेकिन प्लेयर ऑलरेडी उसको उसको आता है वो, बहुत अच्छे से कर लेता है, तो वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का एक्सरसाइज नहीं रहेगा सही। सेम वैसे फ्लेक्सिबिलिटी में रेंज ऑफ मोशन है, एजिलिटी है, तो स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन इसको कंबाइन करके डालेंगे और जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं मोबिलिटी तो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, जिसको जनरली हम सपलनेस भी बोलते हैं। तो पावर है, एजिलिटी है, मोबिलिटी है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मोटेबिलिटी हैं, जो एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में से हम इसको डेवलप करते हैं ऐसे। और इनको गेम में हम कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेंथ को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि हमको पावर कहाँ-कहाँ गेम में ज़रूरत पड़ता है, स्पीड को कहाँ ज़रूरत पड़ता है, किस फॉर्म में ज़रूरत पड़ता है, एंड्योरेंस कहाँ चाहिए हमारे को गेम में। तो स्ट्रेंथ है जनरली जो हिटिंग एक्शन है, जंपिंग एक्शन है या बैकवर्ड के जितने भी एक्सप्लोसिव एक्शंस हैं। जैसे जो फॉलिंग टेक्निक हैं, आपको स्प्राउल करते हैं, कोई पैनकेक करते हैं या बॉडी को थ्रो करते हैं बॉल को खेलने के लिए ऐसे, तो वहाँ पे आपको मेन ज़रूरत पड़ता है। सेम वे से स्पीड है, तो स्पीड की कौन-सी फ़ॉर्म है? जैसे रिएक्शन स्पीड, मोमेंट्स, एक्सेलरेशन ये 3 हमारे को ज़रूरत पड़ती है। लोकोमोशन एबिलिटी या स्पीड एंड्योरेंस हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जब आप कोई भी स्पीड्स के ड्रिल सेलेक्ट करेंगे, तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर हमारे गेम में जैसे अप्रोच रन है, कोर्ट मूवमेंट्स हैं या कोई डिफ्लेक्टेड बॉल है, उसको खेलना है, वहाँ पे हमारे को स्पीड का ज़रूरत पड़ता है और जनरली ये इन द फॉर्म ऑफ एजिलिटी होता है ऐसे। तो एजिलिटी के ड्रिल्स हम ज़्यादा करते हैं, अगर हम स्पेशल स्पीड की बात करेंगे तो एजिलिटी के ड्रिल्स, मेबी विदाउट बॉल, विथ बॉल, दोनों तरह से हम करेंगे। ऐसे एंड्योरेंस की बात करेंगे तो हमारा फाइनल जो है गेम के नेचर को देखते हुए मतलब एनारोबिक एंड्योरेंस को हम डेवलप करेंगे। तो उसमें हम जंपिंग एंड्योरेंस को डेवलप करेंगे, हिटिंग एंड्योरेंस को डेवलप करेंगे, रिपीटेड जो कोर्ट मूवमेंट्स हैं, उसको हम डेवलप करेंगे ऐसे। सेम वे से कोऑर्डिनेशन बेसिकली कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है स्किल के एग्जीक्यूशन में। आपको बॉल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, आपको दूसरे प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है ऐसे। तो जो ओरिएंटेशन है, जो डायनामिक बैलेंस है, कपलिंग मूवमेंट्स है, रिदम है, ये इनको हम डेवलप करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में और इनको सभी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे, आइसोलेशन में नहीं होता है ऐसे। तो जितने भी गेम के स्पोर्ट्स वॉलीबॉल स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, उसमें हमारे को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ता है ऐसे। तो आप कोर्ट मूवमेंट्स के थ्रू इसको डेवलप कर सकते हैं, आप बॉल के जितने ड्रिल्स हैं उसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं और वेरिएशन जितना लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डेवलप होता है ऐसे। ऑलरेडी लर्न टेक्निक है, उसी को बार-बार करेंगे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं, उसको एक बार अच्छा परफेक्शन आ गया, स्टेबलाइज़ कर लिया, नया कोई स्किल सीखते हैं देन अगेन यू यू हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन।
उसके लिए अब आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो आपको उसको धीरे-धीरे टीच करते हैं पहले, फिर धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के उसको डेवलप करते हैं ऐसे। सेम वैसे डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को नहीं चाहिए, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जनरली, और हमारे को डायनामिक भी जब आप एयर में हिटिंग करते हैं या ब्लॉक करते हैं, तो एयरबोर्न जो है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जनरली अगर बैकवर्ड की बात करेंगे तो हम लंजिंग मूवमेंट्स है या फॉलिंग है या रोलिंग है, वहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़ता है सही। दूसरा जो अगर आप गेम के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के डाटा देखेंगे, तो ये डाटा हैं ओलंपिक मैचेस के डाटा, जो एक मास्टर थीसिस 2016 में हमारा एक स्टूडेंट है उसने सबमिट किया था। तो जो रिसेंट 2008 2012 ओलंपिक मैच के वीडियो लेके उसको एनालाइज़ किया था तो इसको अगर बहुत ध्यान में देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि आपको प्लेयर्स के स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से डिमांड क्या है, कि या अपने कंडीशनिंग करना है तो आपके पास डिमांड प्रोफाइल होना चाहिए। आप किस लेवल पे खेलते हैं, उसका डिमांड प्रोफाइल होना चाहिए। प्लेयर्स के स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से आपके पास डिमांड प्रोफाइल होना चाहिए। तो अगर ओलंपिक लेवल की अगर हम बात करें, तो एक सेटर है, तो सेटर को एक एवरेज जो जंप्स करना पड़ता है, वो 111 है। तो इसमें हो सकता है कि कई जो मैच हैं, उसमें स्टेट 3 हो गया हो, कोई मैच 4 सेट लगा हो, कोई 5 सेट लगा हो। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आप मान के चलेंगे कि ट्रेनिंग उसी हिसाब से करेंगे कि आपको यू हैव टू प्ले ऑल 5 मैचेज़ ऑल 5 सेट्स ऐसे। तो सभी 5 सेट खेलेंगे तो ये नंबर ऑफ जंप्स इससे भी ज़्यादा जाएगा ऐसे। तो जब आप कोई प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते हैं या आप स्ट्रेंथ इन पावर एंड्योरेंस की बात करेंगे, तो आप सेटर को नंबर ऑफ जंप्स कितने देंगे? ये आपके पास फिर एक वैल्यू है, तो आप उसके हिसाब से दिमाग में रखें कि ड्रिल्स को मैंने पर सेट कितना जंप्स करना है, ओवरऑल जंप्स जो है पर सेशन कितना होगा ऐसे। तो ये 125 से 150 के बीच में जाएगा। उतना जंप्स आप करेंगे तो आपका सेटर तैयार होगा, क्योंकि सेटर को हर बार हर सेकंड पास खेलना है। और उसको एवरी टाइम अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो एवरी टाइम सेटर हैज़ टू जंप्स एंड सेट। आप खड़े-खड़े सेटिंग करेंगे तो नहीं चलेगा ना इस लेवल पे से। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योर सेटर। तो आपको नंबर ऑफ जंप्स उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसका, तो कितना हिटिंग होता है, कितना उसका सर्विस होता है, कितना उसको ब्लॉक जंप करना पड़ता है। सेम वे से मिडल ब्लॉकर है, तो मिडल ब्लॉकर को मैक्सिमम जो ब्लॉक जंप है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन नंबर ऑफ जंप्स एज़ कंपेयर टू सेटर कम है ऐसे। तो जहाँ पे पावर एंड्योरेंस की या जंपिंग एंड्योरेंस की बात करेंगे, तो सेटर को आप ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे एज़ कम्पेयर टू मिडल ब्लॉकर। लेकिन जहाँ ब्लॉक जंप्स की बात आएगी या ब्लॉक ट्रेनिंग की बात आएगी, तो मिडल ब्लॉकर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। नेचुरली है कि आप वो क्विक अटैक भी करेगा, ज़ोन 2 पे भी, ज़ोन 4 पे भी डबल ब्लॉक के लिए जाएगा ऐसे। तो अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेनिंग में कर सकते हैं। सेम वे से मेन वीमेन के डाटा हैं, इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप सेटर को देखेंगे तो वीमेन्स में थोड़ा-सा वैल्यू कम है ऐसे, एज़ कम्पेयर टू मेन ऐसे। सेम वैसे अगर यहाँ मैं मिडल ब्लॉकर का देखेंगे, तो मिडल ब्लॉकर का अगर जंप्स देखेंगे तो वुमेन्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन। ये डाटा है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाए अगर आप डिफरेंट स्टडी करेंगे। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्टैटिस्टिकल मैच एनालिसिस आप अपने बच्चों का किस लेवल पे है, उसका पीरियोडिकल करते रहिए ऐसे। या उस लेवल पे जो मैच होते हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है ऐसे। कि उसमें कितना जंप्स होता है, किस तरह का उसको स्किल्स का एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, सो दैट आप उनको ध्यान में रखते हुए आपका जो कंडीशनिंग प्रोग्राम है अकॉर्डिंगली कर लें ऐसे। सेम वैसे अगर आप रिसीवर अटैकर को देखेंगे तो नंबर ऑफ जंप्स 60 के आसपास है, और जो ब्लॉक है 27 है। ऑपोजिट को देखेंगे तो नंबर ऑफ जंप्स ज़्यादा है ऐसे। लेकिन ऑपोजिट और रिसीवर अटैकर इसमें किसका ज़्यादा रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का अटैक कॉम्बिनेशन करते हैं, किसको ज़्यादा फीड करते हैं ऐसे। आप बैकवर्ड से कहाँ ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, आप पाइप अटैक कॉम्बिनेशन को ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं या ज़ोन 2 को ऐसे। तो आप किस सिस्टम से खेल रहे हैं, उसके ऊपर भी ये जो वेरिएबल्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये जो ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं कि जो प्रेज़ेंट जो ओलंपिक में चलता है, उसमें किस तरह के डाटा आते हैं ऐसे। तो अगर आप नेशनल टीम को कोच करेंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे ऐसे। अगर आप नेशनल के मैचेस को एनालाइज़ करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। आप स्टेट की टीम तैयार कर रहे हैं, तो नेशनल में किस तरह का कंडीशनिंग ले करके जाएँगे? नेशनल में हम किस तरह के कैसे खेलते हैं? तो उसमें वहाँ पे प्लेयर की रिक्वायरमेंट क्या है? सेम वे से अगर हम एंड्योरेंस की बात अगर करते हैं, तो एंड्योरेंस में अगर ये डाटा अगर आप देखेंगे, तो आप देखो ड्यूरेशन ऑफ रैली 6.8 सेकंड। तो जनरली ज़्यादातर रैली है 6 से 8 सेकंड तक चलता है ऐसे, ज़्यादातर रैली। 10 टू 20 सेकंड भी कुछ रैली होता है, मोर देन 20 सेकंड भी आपको बहुत एक्सेप्शनल मिल जाएगा ऐसे। लेकिन बहुत जो मैक्सिमम जो है इस अमाउंट में चलता है। फिर इट में बिटवीन रैली कितना आपको 20 सेकंड रेस्ट मिलता है। तो यहाँ वर्क रेस्ट रेशियो क्या है 3:1 का ऐसे। आपने अगर
6 सेकंड अगर काम करना है, तो आपको 18-20 सेकंड रिकवरी टाइम मिलता है। तो जब आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस डेवलप करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग डेवलप करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ऐसे। और जो जंप्स करते हैं, तो जंप्स में आपको एक जंप से दूसरे जंप्स के बीच में अप्रॉक्सिमेटली 1 मिनट या मोर देन 1 मिनट मिल जाता है ऐसे। तो जंपिंग एंड्योरेंस में मतलब इतना ज़्यादा एंड्योरेंस का उसका ज़रूरत नहीं है। जो फटीग है वो नंबर ऑफ जंप्स की वज़ह से आता है, नहीं कि हम रिपीटेड एक के बाद एक जंप्स करते हैं, उसकी वज़ह से फटीग आता है ऐसे। तो सेम वे से आप इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इफेक्टिवली उसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं ऐसे। अस इसी तरह से अगर आप जब एनालाइज़ करेंगे, तो ऐसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक सेट में किसको कितना सर्विस करना पड़ता है, रिसेप्शन कितना होता है, अटैक कितना है, फ्लाइंग पोज़ीशन के हिसाब से ऐसे। और टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितना होता है पर सेट ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 टू 50 अगर ये अगर एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं, हम इस तरह से करते हैं तो 40 टू 50 पर सेट होता है, तो आपको 5 सेट में कम से कम 25 250 250 कॉन्टैक्ट्स आपको करना पड़ता है ऐसे। जिसमें आपको 20 टू 25 हाई इंटेंसिटी जंप्स से लेंगे या बैकवर्ड के जो एक्शन लेंगे, वो करना पड़ता है ऐसे। तो इस तरह से अगर आप वॉल्यूम को एनालाइज़ करेंगे तो आप जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग सेशन लगा रहे हैं, तो उसमें कितनी बार कितने बॉल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कितनी बार जंप्स होता है, तो आपको उसका एक आइडिया रहेगा। आइडियल आपके पास एक गाइडलाइंस रहेगा ऐसे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके चलेंगे, तो आपका बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा ऐसे। जस्ट अ मिनट। नाउ अगर हम स्ट्रेंथ की बात लेते हैं, तो ये एक नेशनल लेवल का प्लेयर है कि उसको नेशनल लेवल प्लेयर को कितना स्ट्रेंथ करना चाहिए। जनरली प्रिपरेटरी फेज़ में 12 टू 20 टन्स पर माइक्रो मीन्स पर वीक ऐसे। अगर कॉम्पिटिशन फेज़ में जाएँगे तो ये कम हो जाएगा ऐसे। ये इसका जो है कॉम्पिटिशन में 4 टन पर माइक्रो रहेगा और ट्रांजिशन फेज़ में 2 टन माइक्रो रहेगा ऐसे। तो ओवरऑल जो है अगर हम पूरे साल का लेंगे ऐसे, तो 450 से 700 टन वेट उसने उठाना है सभी में। जनरल प्रिपरेशन है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, प्री कंपटीशन है, कंपटीशन है। आगे की तरफ जाएँगे तो ये कम हो जाएगा वॉल्यूम, लेकिन टोटल साल का देखेंगे तो इतना आपने वॉल्यूम करना है। तो आप जब जैसे फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग करते हैं तो कितना वॉल्यूम था, नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा बढ़ाएँगे, थर्ड ईयर और ज़्यादा बढ़ाएँगे, फोर्थ ईयर और ज़्यादा बढ़ाएँगे और नेशनल लेवल का प्लेयर का क्या होना चाहिए ऐसे। तो ये एक तरह से आपके लिए वो टारगेट हो जाएगा ऐसे, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 200 टन से स्टार्ट किया तो ये 450 या 500 या 600 टन तक आप पहुँचेंगे। तो ये आपके लिए एक गाइडलाइन रहेगा और ये इन टर्म्स ऑफ रेपिटिशन है कि एक मैक्रो साइकिल में आपने अप्रोक्सिमेटली कितना रेपिटिशन करना है। टोटल जो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़ है उनका से। सेम वैसे अगर हम एंड्योरेंस की बात करते हैं तो एंड्योरेंस हमारा जो है एनारोबिक स्पोर्ट्स है, तो जो आपका एवरेज पल्स रेट जो चलता है, जब आप मैच खेलते हैं, तो 124 टू 150 बीट्स पर मिनट ये एवरेज है। इसमें कभी-कभी हो सकता है आपको रिपीटेड जंप करना पड़े, तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हाई चला गया हो, लेकिन फिर डाउन आ जाएगा ऐसे। तो ज़्यादातर जो है अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इस रेंज में रहता है। तो ये मतलब एक तरह से एरोबिक रेंज है। आप बहुत ज़्यादा एनारोबिक लैक्टिक एसिड रेंज में नहीं जाते ऐसे। फॉस्फोरेस सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन इमीडिएट फास्ट रिकवरी होता रहता है ऐसे। तो आपको जब कॉम्पिटिशन फेज़ में है तो बहुत ज़्यादा एरोबिक एंड्योरेंस आपको एरोबिक एंड्योरेंस जनरली हम नहीं करते हैं, नहीं करना होता है ऐसे। क्योंकि अननेसेसरी जिस चीज़ का गेम में हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम क्यों करेंगे ऐसे? तो जब प्रिपरेटरी फेज़ है, वहाँ पे एक बार हम अच्छा एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे को काफ़ी ट्रेनिंग करना पड़ता है। लेकिन जब प्रिपरेशन में जाएँगे, तो हम एरोबिक एंड्योरेंस नहीं जाके, हम जो गेम स्पेसिफिक एंड्योरेंस है या जो एनारोबिक लैक्टिक एसिड एंड्योरेंस है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ब्लड लैक्टेट को देखेंगे तो ड्यूरिंग मैच ब्लड लैक्टेट जो है ये 4 मिलीमोल से नीचे ही रहता है ऐसे। तो 4 मिलीमोल से नीचे रहता है तो इट मीन्स कि आप इज़िली जो है ये आपको बहुत फटीग का कंडीशन नहीं है ऐसे। तो आप इज़िली जो है जो हाई हाई इंटेंसिटी के एक्शन एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं ऐसे। ज दूसरा जब ख़ास करके जो ग्रास रूट लेवल पे या काम करते हैं या छोटे बच्चों को डील करते हैं, तो उस टाइम पे एक ये जो सेंसिटिव फ़ेज़ है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने कंडीशनिंग को करना है। अगर ज जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स में आपने उनको डालना है या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना है, तो जनरली जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है या जो स्पीड से है या एरोबिक एंड्योरेंस है, तो उसको टारगेट करते हैं। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है, इसको टारगेट नहीं करते थे। जनरली जो हम ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो जनरली 14 इयर्स या इसके बाद से अच्छा आप उसको लोडिंग दे सकते हैं।
इससे पहले आप टेक्निकल ट्रेनिंग या फंडामेंटल ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं स्ट्रेंथ रिलेटेड। स्क्वाट कैसे लगाना है, सिटअप्स कैसे करना है, बेंच प्रेस कैसे करना है। तो आपको स्टिक लेके या बहुत लाइट इक्विपमेंट्स के साथ आप टेक्निक ट्रेनिंग कर सकते हैं छोटे बच्चों को वैसे। क्योंकि बाद में जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम वो टेक्निक ट्रेनिंग काम आएगी। जैसे हम बेसिक फंडामेंटल डेवलप करते हैं गेम खेलने के लिए, ऐसे ही कंडीशनिंग करना है तो कंडीशनिंग के भी जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, तो एक्सरसाइज का आप पहले से टेक्निक ट्रेनिंग छोटे लेवल पे कर सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेंथ पे जाएँगे तो आराम से वो जो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर रहेगा तो ज़्यादा लोड ले सकता है बच्चा ऐसे। तो इस सेंसिटिव फेज को ध्यान में रखते हुए हम कंडीशनिंग करते हैं कि किस फेज में हम किस मोटर एबिलिटी को हमने डेवलप करना है। तो जहाँ पे खास करके वॉलीबॉल की बात है तो हमारे लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे। तो स्ट्रेंथ को कब आप टारगेट करेंगे ऐसे? तो 14 इयर्स एंड अबव जनरली एक बोलते हैं कि आपका जो ग्रोथ स्पर्ट है 14-15 इयर्स में, जैसे ही ग्रोथ स्पर्ट्स खत्म होता है, आप अच्छा लोडिंग दे सकते हैं। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फेज उस टाइम पे है। अब अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो एक वन आर्म जो है इसका आपको आइडिया होना या इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका को एक कोच को आना चाहिए इसको अच्छी तरह से। तो इसके एक तो पहला तो मेथड ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे, कि आप अप्रोक्सिमेटली कोई वेट लेते हैं जिससे कोई बच्चा 7-8 रेपिटेशन कर ले, एक आइडियल इस तरह से आप लेके चलते हैं। अगर आप पहले से ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको पता है वो कितना मैक्सिमम वन आर्म उसका लास्ट ईयर कितना था, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ रेपिटेशन उसको बोलते हैं वेट के साथ भी गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन। तो वो कितना रेपिटेशन करता है ऐसे, उसके हिसाब से आप वन आर्म कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितना वेट उठाया है, उसको वेट का 2.5% जो होता है, उसको जितने नंबर ऑफ रेपिटेशन है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेट उठाया है, उसमें आप जोड़ देंगे, तो वो आपके पास वन आर्म आ जाएगा ऐसे। तो इसको आप जो है कैलकुलेट करने के लिए आजकल नेट के ऊपर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 100 केजी से और 7 रेपिटेशन करता है, तो आप उसमें अगर वेट डाल देंगे, रेजिस्टेंस डाल देंगे कितना है, नंबर ऑफ रेपिटेशन डाल देंगे कितना है, तो वो ऑटोमैटिक कैलकुलेट करके दे देगा। उसके लिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये आप कैसे जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एक वेबसाइट है जो exrx.net ऐसे। अगर आप बच्चे को फॉर एग्जांपल आपने 120 केजी वेट दिया, 120 केजी से 120 केजी से उस बच्चे ने लगाए 6 रेपिटेशन ऐसे। तो आप यहाँ जब कैलकुलेट को बटन को दबाएँगे ऐसे, तो ये आ जाएगा, उसका वन आर्म आ गया 139 केजी, 139। तो जो बच्चा 120 केजी से 6 रेपिटेशन करता है, उसका वन आर्म 139 केजी है ऐसे। तो आप उसका फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि 70% कितना होता है, 50% कितना होता है 70 केजी, 55% कितना होता है, 60% कितना होता है, ये टेबल आपको मिल जाएगा ऐसे। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज़ करके भी वन आर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। कि किसी भी वेट से बच्चे को बोलेंगे कि गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन, जनरली इसको 10 से कम रखना है, इस तरह का वेट रखना है कि 10 से कम करे और फिर आप वो वैल्यू अगर यहाँ पे फीड कर देंगे, तो आपका वन आर्म आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप वन आर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है जनरली एडवांस प्लेयर्स के साथ करते हैं ऐसे, कि जो परसीव्ड वन आर्म है, परसीव्ड वन आर्म में आपका अप्रोक्सीमेटली कितना वन आर्म है, 50% लेके 8-10 रेपिटेशन करते हैं, फिर 1 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर 3 से 5 रेपिटेशन करते हैं, 75% से फिर 1 मिनट रेस्ट देते हैं एंड फिर वन आर्म के लिए जाते हैं। जनरली ये वेट लिफ्टर वगैरह को ज़्यादा सूट करता है, लेकिन हम वॉलीबॉल प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के साथ नहीं डील करते या बिगिनर हैं, उसको नहीं हाई रेजिस्टेंस के साथ डील करते, तो आप इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इंटेंसिटी चार्ट बना सकते हैं, कि वन आर्म अगर आपने कैलकुलेट करते हैं, तो वन आर्म के हिसाब से आपका इंटेंसिटी चार्ट ऐसे कैलकुलेट कर लो कि उसका 90% क्या है, 80% क्या है, 70% क्या है। तो आप जब कोई भी मोटेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखेंगे कि वन आर्म जो है, खास करके बिगिनर्स के लिए से, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है सही में। तो आपको इसको बार-बार कैलकुलेट करना है और आपको 12 या 15 फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का ट्रेनिंग चल रहा है तो 12 एक्सरसाइज हैं, तो ऑल 12 एक्सरसाइज का कैलकुलेट करना थोड़ा-सा फिजिबल नहीं है ऐसे। तो जो मेजर एक्सरसाइज हैं, खास करके जब आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जाएँगे, तो लिमिटेड एक्सरसाइज लेंगे, तो उस टाइम पे इस तरह की ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं। लेकिन जब आप
इस तरह से आप ट्रेनिंग उसका प्रोफाइल है जो वेट ट्रेनिंग का, वो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ये रेपिटेशन रेंज वाला मेथड है, ये ज़्यादा सूटेबल है वॉलीबॉल में, या आप लगाओ कि जो बिगिनर्स है उसको बहुत ज़्यादा सूटेबल। फॉर एग्जांपल आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 80% या अबव आप रेजिस्टेंस रखेंगे तो होगा ऐसे। तो आपने फॉर एग्जांपल 80% रेजिस्टेंस रखना है, तो आपने इसके अगेंस्ट में देखना है कि कितने रेपिटेशन होते हैं 80% से 8 है से। तो 8 आरएम रेजिस्टेंस को आप सेट करके रखो। 8 आरएम रेजिस्टेंस इन द सेंस कि आप जो एडिशनल रेजिस्टेंस है वो इतना रखो कि 8 के आसपास रेपिटेशन करे। अगर वो 10 कर लेता है तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, कम कर लेता है तो रेजिस्टेंस घटा दो। तो उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके आप किसी पर्टिकुलर मोटेबिलिटीज को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए तो इस तरह से वेट रखो कि ये वेट अगर फॉर एग्जांपल 15 आरएम, तो वो 15 के आसपास रेपिटेशन लगा रहा हो उसे। अगर ज़्यादा करता है तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, कम करता है तो रेजिस्टेंस कम कर दो। तो जो आरएम रेंज है, वो मेथड ज़्यादा सूटेबल है। जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होगा या स्ट्रेंथ में चेंज होगा, तो नेचुरल है कि ये आरएम भी चेंज हो जाएगा ऐसे। तो आपको पता लग जाएगा स्ट्रेंथ डेवलप हो गया ऐसे, या स्ट्रेंथ में जो इंक्रीज हुआ ऐसे, तो आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं आगे। वॉलीबॉल में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए एक आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो जो लोड डायनामिक्स हैं, वो क्या-क्या रहेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल आप हम पावर एंड्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पावर एंड्योरेंस से स्टार्ट करेंगे, तो पावर एंड्योरेंस के लिए सबसे कम इंटेंसिटी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एक्सप्लोसिव एक्शंस हैं, वो आपने ज़्यादा रखने हैं। लेकिन उसमें आपको मस्कुलर फोर्स कितना लगाना है, मतलब एफर्ट लेवल कितना होगा। एक होता है अगर इसको एफर्ट लेवल को हम क्लासिफाई करें तो मैक्सिमल एफर्ट लेवल, सब मैक्सिमल एफर्ट लेवल, मीडियम एफर्ट लेवल ऐसे करते हैं ऐसे, या फिर बिल्कुल लाइट या लो करते हैं। उससे जनरली हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होता है उसमें। तो जब पावर एंड्योरेंस की एक्सरसाइज करेंगे तो 30 टू 5% एडिशनल वेट लेके चलेंगे आपका 1 आर्म का, और फिर नंबर ऑफ रेपिटेशन 15 टू 20 लेके चलेंगे तो पावर एंड्योरेंस डेवलप होगा। उससे हायर इंटेंसिटी हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए, जिसमें भी मीडियम फोर्स लगाते हैं हम। सब मैक्सिमल नहीं, बहुत स्मूथ मूवमेंट्स करते हैं ऐसे। अगेन 15 टू 20 रेपिटेशन के रेंज में रखते हैं ऐसे। तो इस रेपिटेशन के रेंज को अगर आप सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस इंटेंसिटी को टारगेट कर लेंगे ऐसे। और आपका पर्पस जो मस्कुलर फोर्स है इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका जो टारगेट है, गोल है, उसको आप अचीव कर लेंगे। पावर का ट्रेनिंग करते हैं तो 6 टू 8 जो है जंप्स करने हैं आपने, या एक्सप्लोसिव एक्शन करने हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये है कि जो एडिशनल रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा 60 टू 70%। लेकिन दूसरी तरफ आपको मैक्सिमल एफर्ट करना है ऐसे, मैक्सिमल पावर जितना ऑल आउट एफर्ट है वो करेंगे तभी जाके होगा। इस रेजिस्टेंस के साथ आप मीडियम पेस पे भी सब मैक्सिमल फोर्स से भी कर सकते हैं जंप, लेकिन वो फिर पावर आउटपुट उतना नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा पावर चाहिए तो आपको मैक्सिमल फोर्स प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ऐसे। तो खाली एडिशनल वेट से काम चलेगा, जो अ, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे ऐसे। ऐसे ही हाइपरट्रॉफी है तो आपको ये इंटेंसिटी लेके इतने रेपिटेशन को टारगेट करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, सब मैक्सिमल फोर्स को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जाएँगे तो आप सब मैक्सिमल, और जो 90 टू 100% रखेंगे, तो जो नर्वस सिस्टम है आप उसको टारगेट कर रहे हैं ऐसे। तो इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ रेपिटेशन है, सेट है, और आपका मस्कुलर फोर्स है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो अल्टीमेट जो आउटपुट क्या है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो गोल क्या है, आपका पर्पज़ क्या है कंडीशनिंग में, स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्पेसिफिकली ऐसे। अब एक्सप्लोसिव वॉलीबॉल में एक्सप्लोसिव पावर को डेवलप करना है तो जनरली आप किस-किस स्टेप्स के थ्रू जाते हैं ऐसे? फर्स्ट स्टेप में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को करते हैं, सेकंड में हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग होता है, थर्ड स्टेप में मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जाते हैं, देन यू विल गो फॉर मैक्सिमम पावर, देन एक्सप्लोसिव पावर ऐसे। तो एक्सप्लोसिव पावर एक्चुअली हमारा अल्टीमेट एम है। तो इसी स्टेप्स के थ्रू आपने डेवलप करना है। रिक्वायरमेंट बेस्ड आप इसमें से जैसे हाइपरट्रोफिक ट्रेनिंग नहीं नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत एडवांस लेवल पे मल्टी पीरियडाइजेशन करते हैं, आपको जनरल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का जरूरत नहीं है, इसको कम कर सकते हैं। उसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट बेस्ड आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप बिल्कुल ही किसी फेज़ को निकाल देंगे कि सीधा आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस से सीधा पावर पे जाएँगे, तो ये एक सही प्रोसीजर नहीं है ऐसे। एडवांस प्लेयर को रिक्वायरमेंट बेस पे आप इनको चेंज कर सकते हैं ऐसे। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सर्किट ट्रेनिंग है, स्टेशन ट्रेनिंग है, सेट ट्रेनिंग के वे में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में एक के बाद एक करके आपके पास फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस करते हैं तो 12 से 15 एक्सरसाइज आप रखते हैं, तो 12-15 एक्सरसाइज को एक के बाद एक करके एक सर्किट करते हैं, फिर दूसरा। ऐसे ही अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ या पावर का ट्रेनिंग करते हैं, जनरली हम सेट या स्टेशन ट्रेनिंग करते हैं ऐसे। तो सेट ट्रेनिंग में आप 5 या 6 एक्सरसाइज लेते हैं, तो आप 2 सेट या 2 सेट
में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 5 हैं तो 3 2 या 6 हैं तो 3 3 का सेट कर लिया। तो पहले एक सेट को एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीट करेंगे वर्कआउट, फिर दूसरे सेट पे जाएँगे ऐसे। अगर स्टेशन ट्रेनिंग है तो हर एक स्टेशन का जो जितना आपका ट्रेनिंग लोड है, वो उसको ज 3 से 10 रेपिटेशन है, 3 सेट है। तो वो कंप्लीट 3 सेट खत्म करके फिर आप नेक्स्ट स्टेशन पे जाएँगे। तो स्टेशन ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। स्टेशन ट्रेनिंग जनरली कई बार ये जो है आपका मसल रिक्रूटमेंट है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे। मसल रिक्रूटमेंट के टारगेट करता है ऐसे, क्योंकि आप बार-बार सेम मसल मसल ग्रुप के ऊपर आप लोड दे रहे हैं ऐसे। तो जो सेकंड टाइम फटीग के अगर फटीग होगा तो सेकंड टाइम अगर सेम मसल ग्रुप का आप टारगेट करेंगे, तो और जो फाइबर है उसका रिक्रूटमेंट आप फाइबर का रिक्रूटमेंट को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से करके। ये स्ट्रेंथ का पीरियडाइज़ है, अगर आप फेज़ के हिसाब से पीरियडाइज़ करेंगे, तो कौन से फॉर्म किस फेज़ में आपको चाहिए। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, हाइपरट्रोफी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, पावर है, देन पीक है। तो जनरल प्रिपरेशन में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हाइपरट्रोफी कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रिपरेशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, प्री कंपीटिशन में पावर और कंपीटिशन फेज़ में पीकिंग के लिए आप वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए ये लो डायनामिक्स हैं आप ये पावर पॉइंट आपको सबमिट कर देंगे, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं सेम वे से। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल लो डायनामिक्स का कॉम्बिनेशन है, ये इस मोटर एबिलिटीज़ को सूट करना चाहिए इसे। अगर ये इसको सूट नहीं करेगा, इसमें आप फॉर एग्जांपल हाई इंटेंसिटी रखते हैं और यहाँ पे रिकवरी नहीं देते प्रॉपर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा ऐसे। तो जितने भी लोड डायनामिक्स हैं, सभी लोड डायनामिक्स को आपको बहुत ध्यान से अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा ऐसे। सेम वे से ऐसे ही प्लायोमेट्रिक को अगर पीरियडाइज़ करना है, तो प्लायोमेट्रिक को पीरियडाइज़ करना है, तो प्लायोमेट्रिक्स का जो नेचर है, जो अ, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है ऐसे, उसको ध्यान में रखते हुए पीरियडाइज़ करेंगे ऐसे। तो पहले जो जो है माइल्ड प्लायोमेट्रिक से आप स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा-सा जंप्स की हाइट को बढ़ाएँगे और धीरे-धीरे करके जो फाइनल जो आपका है, वो बहुत हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज़ है, उसको करते हैं। जिसमें डेप्थ जंप है या आप लैंडिंग के लिए कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, तो बहुत हाई बॉक्स के ऊपर से आप ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप जंप्स कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से प्लायोमेट्रिक्स को पीरियडाइज़ करेंगे ऐसे। तो थ्रू आउट ईयर आप चलेंगे, तो इसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे ऐसे। जैसे स्ट्रेंथ के साथ-साथ आप अगर स्ट्रेंथ और प्लायोमेट्रिक्स आप चला रहे हैं और पूरे साल का आपका ट्रेनिंग चल रहा है, तो बिगिनिंग फेज़ में जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग, स्ट्रेंथ का ज़्यादा एक्सरसाइज़ है, प्लायोमेट्रिक का कम है। जैसे-जैसे आगे कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ेंगे, प्लायोमेट्रिक्स का डोमिनेशन जो इन्वॉल्वमेंट है या प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज़ है, उसको बढ़ा देंगे आप। स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़ को कम कर देंगे ऐसे। तो धीरे-धीरे आप स्विच ओवर कर जाएँगे पावर के ऊपर ऐसे और फिर इसको आप प्लेइंग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉरी प्लायोमेट्रिक का प्रियोडाइज़ेशन है। आप तो फेज़ वाइज़ आप इस तरह से किस फेज़ में किस तरह की प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज़ आपने यूज़ करना है, उसको पीरियडाइज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज वाइज़ हैं, कि हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सेकंड में क्या, थर्ड, फोर्थ, तो स्टेज वाइज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो स्टेज 1 में जनरली हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह से आपको 12-13 जो सिलेक्टिव एक्सरसाइज़ हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि आपके जो मेजर मेजर मसल ग्रुप हैं या जो वो इन्वॉल्वमेंट उनका रहे ऐसे, कि आपका कोई मसल ग्रुप छूट नहीं जाए ऐसे। क्योंकि ये हमारा एक एक तरह से हम बेस तैयार करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए ऐसे। तो इसमें हमने सभी मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करना है ऐसे यूँ। तो आप कोई भी एक्सरसाइज़ सिलेक्ट करते हैं तो आप देख लेंगे किस एक्सरसाइज़ में कौन-कौन सा मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है ऐसे। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट पूरा बॉडी का जो मसल ग्रुप है, उसको आपने इन्वॉल्व करना है। जनरली एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपने 50% इंटेंसिटी रखा, 20 रेपिटेशन किया ऐसे। तो ये आप 20 रेपिटेशन फिक्स कर सकते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप टाइम के अगेंस्ट में जा सकते हैं। ओके, आप 45 सेकंड करेंगे, 15 सेकंड रेस्ट देंगे, देन 45 सेकंड नेक्स्ट सेशन, 15 सेकंड रेस्ट। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया रहता है। अगर आप कोई इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है या इंडिविजुअल प्लेयर करता है तो नंबर ऑफ रेपिटेशन के अगेंस्ट में बढ़िया होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे कोई स्क्वाट करता है वो ज़्यादा टाइम लेगा, रिस्ट कर्लिंग है वो कम टाइम लेगा, तो वो प्लेयर को थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए से। तो ये 3 सेट या 3 राउंड जो है सर्किट ट्रेनिंग में करते हैं तो इसको 3 सेट करेंगे ऐसे और जनरली ये अप्रोक्सिमेटली 6 वीक ऐसे। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आप एक्सरसाइज़ बीच-बीच में चेंज कर सकते हैं। सेम मसल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। तो आपका ये फर्स्ट स्टेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार हो जाएगा ऐसे। सेम वैसे सेकंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर हाइपरट्रॉफी जाते हैं, अगर ज़रूरत है तो रिक्वायर्ड है तो मैं अगेन ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस डालता हूँ ऐसे कि आप एक्सेसिव हाइपरट्रॉफी नहीं करेंगे। आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए इसलिए हाइपरट्रॉफी जितना रिक्वायर्ड है, उतना ही हाइपरट्रॉफी करके चलेंगे ऐसे। तो बिगिनर्स में ये थोड़ा-सा एक बार ज़रूरत पड़ेगा जब आपका हाइट वेट रेशियो और पर्टिकुलर फैट परसेंटेज के साथ आ गया तो आपको हाइपरट्रॉफी का ट्रेनिंग नहीं का ज़रूरत नहीं है ऐसे। और वैसे भी आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम थोड़ा-थोड़ा हाइपरट्रॉफी होता रहता है ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेज पे फिर आप चले जाएँगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का है ऐसे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 80 प्लस जो है, इससे ऊपर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाएगा ऐसे।
तो 80% से करते हैं तो ये रेपिटेशन और सेट को फिक्स कर लेंगे। फॉर ये एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 90% से करते हैं, 90% से अप्रॉक्सिमेटली 3 ही रेपिटेशन कर पाएँगे आप। तो आपको नंबर ऑफ सेट थोड़ा-सा बढ़ा देना है कि 6 सेट के आस-पास रखेंगे। दूसरा, आप जो है इसेंट्रिक फेज़ का ट्रेनिंग करते हैं, तो मोर देन 100% इंटेंसिटी लेके इसमें 2 रेपिटेशन करते हैं और 5-6 सेट करेंगे और 1 रेपिटेशन अप्रॉक्सिमेटली 4 सेकंड का होगा। जैसे आप धीरे-धीरे नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 सेकंड तक आप स्लो नीचे जाएँगे, तो आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का इसेंट्रिक स्ट्रेंथ जो है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगेन इस तरह के सॉरी ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 वीक के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जनरली जो है जो ग्लोबल एक्सरसाइज़ हैं, अगर आप उसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सभी मसल ग्रुप जो आपका कोनेटिक चेन है, वो मेंटेन रहेगा। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है पावर ट्रेनिंग ऐसे। तो पावर ट्रेनिंग में जनरली क्या होता है कि जो इंटेंसिटी को थोड़ा-सा और कम कर देते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ा देते हैं हमें से। तो हमारे को उसमें पावर मिल जाएगा। तो इसमें पावर ट्रेनिंग के लिए जो ओलंपिक लिफ्ट हैं ऐसे, जैसे पावर क्लीन हो गया, पावर स्नैच हो गया, स्क्वाट एंड जंप है जो। तो ये पावर क्लीन, पावर स्नैच ये ओलंपिक लिफ्ट्स हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं पावर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए ऐसे। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए पहले आप थोड़ा-सा टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल खाली बार के साथ प्लेट्स को क्लीन करवाया। पावर स्नैच क की जो एक्सरसाइज़ है बहुत लाइट वेट्स है ऐसे। तो टेक्निकल ट्रेनिंग भी आपका होता रहेगा, आप वार्म अप हो गए, उसके बाद आप दूसरा वर्कआउट जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ का है वो कर सकते हैं ऐसे। बाद में जब यहाँ पे जब पावर की बात आएगी तो उस टाइम आप इस टेक्नीक अगर आपको आता है, तो आप अच्छे से लोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये टेक्निक ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज़ है वॉलीबॉल के लिए अ, पावर को डेवलप करने के लिए। स्क्वाट एंड जंप है, इसका वेरिएशन कर सकते हैं आप। जंपिंग के बहुत ज़्यादा वेरिएशन हैं, ऑन स्पॉट कर सकते हैं, आप अप्रोच के साथ कर सकते हैं, आप बॉक्स लेके उसके साथ हिसाब से कर सकते हैं, आप स्टेप चेंज करते हैं जैसे जंपिंग एक्सरसाइज़, आप बोथ लेग, सिंगल लेग, तो बहुत वेरिएशन है स्क्वाट का। तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्रॉपर वे में प्लान कर सकते हैं। और अपर बॉडी के लिए जनरली मेडिसिन बॉल थ्रो एक है ऐसे। फर्स्ट विद बोथ हैंड, देन सिंगल हैंड ऐसे, फिर इंस्टेड ऑफ लाइंग पोज़ीशन, स्टैंडिंग पोज़ीशन, देन विद जंप। तो इस तरह से मेडिसिन बॉल थ्रो के एक्सरसाइज को पीरियडाइज़ कर लेंगे ऐसे। तो फाइनली जो है जनरली 1 केजी मेडिसिन बॉल बहुत अच्छा होता है आपका हमारे उसके लिए अगर आपके पास। लेकिन 1 केजी मेडिसिन बॉल साइज़ के हिसाब से अगर जितना छोटा रहेगा जैसे, वो बेटर है ऐसे। तो उसके लिए आप आयरन बॉल है उसको यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर हिटिंग पावर को यूज़ करने के लिए ऐसे। देन और जो फाइनल डेस्टिनेशन है एक्सप्लोसिव पावर, जिसमें हम जनरली प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज यूज़ करते हैं ऐसे। तो मैक्सिमल इंटेंसिटी के साथ मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई हाई जंप कर सकते हैं ऐसे, तो उसमें करते हैं। तो उसमें एक वेरिएशन ये है कि जो जंप्स हैं ऐसे, वो टक जंप हो सकता है, वो पाइक जंप हो सकता है, स्पाइक जंप हो सकता है, रोप के ऊपर से जंप हो सकता है, हर्डल को आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेक्यूटिव जंप्स हो सकते हैं। तो जंप्स के जितने वेरिएशन हैं, आप इसको एक ड्रिल्स के रूप में ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा है इसका इम्प्रूव कर सकते हैं, डेप्थ जंप जो है से। डेप्थ जंप मतलब आप बॉक्स के ऊपर से बॉडी वेट को नीचे थ्रो करना है, आपने इमीडिएट जंप करना है। तो वो डेप्थ जंप बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें आपने डेप्थ के ऑप्टिमल हाइट क्या रहेगा उसको एडजस्ट करना है, कि जब आप ज जंप करके नीचे जाते हैं, इसेंट्रिक फेज़ होता है, देन रुकते हैं, अमोर्टाइज़ेशन फेज़ है, देन कॉन्सेंट्रिक फेज़ आता है। तो जो इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेज़ के बीच में जो अमोर्टाइज़ेशन फेज़ है, ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे बच्चा रुकता है जंप करने के लिए, तो आप बॉक्स का हाइट सॉरी कम कर दो ऐसे ही। तो ऑप्टिमल बॉक्स हाइट आप उसके जंप्स को देखते हुए आप उसका लैंडिंग है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बॉक्स का हाइट ज़्यादा तो नहीं है ऐसे ही। लेकिन कुछ फ़ॉर्मूला है जिसके थ्रू आप जंप हाइट कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि प्लेस में कितना कितना स्ट्रेंथ वन आर्म उसका क्या है, स्ट्राइड का वन आर्म क्या है, उसका लोअर लेग जो है उसकी लेंथ कैसे है। ऐसा एक फ़ॉर्मूला है जिसके थ्रू आप बॉक्स हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अदरवाइज़ जो जो कोच का जजमेंट है, जो उसका लैंडिंग को अगर ऑब्जर्व करेगा ऐसे, तो हील शुड नॉट हिट हिट टू द ग्राउंड। अगर बार-बार हील ज़मीन पे बहुत ज़ोर से लगता है तो बेटर है कि आप बॉक्स का हाइट कम कर दो ऐसे। तो अकॉर्डिंगली आप जो है डेप्थ जंप अ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन कोई अपर बॉडी के लिए है तो प्लायोमेट्रिक पुशअप्स वगैरह हैं, कोई पुल अप के एक्सरसाइज हैं, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेडिसिन बॉल थ्रो विद जंप्स है, ये एक एक्सरसाइज है जो अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा जो हम पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे। तो जब मैक्सिमम पावर से एक्सप्लोसिव पावर पे आएँगे तो इक्विपमेंट्स को इसमें जैसे तो बॉल है तो बॉल को लाइटर कर लेंगे ऐसे आप। अब हुँ,
किस मोटेबिलिटीज़ को कितना, जैसे जनरली अगर हम स्ट्रेंथ को लेके चलते हैं तो कितने ट्रेनिंग सेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है ऐसे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है तो 12 से ट्रेनिंग सेशन मिनिमम चाहिए इसके, अगर सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। ऐसे हाइपरट्रॉफी के लिए 15 से 18, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए 16 से 24 अगर ट्रेनिंग सेशन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं ऐसे। पावर के लिए थोड़ा-सा कम चाहिए, 9 टू 12 ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ही हम पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इतने ट्रेनिंग सेशन है तो आपको मिल जाएगा ऐसे। ऐसे ही जैसे आप स्ट्रेंथ का जो पीरियडाइजेशन के हम प्लायोमेट्री के पीरियडाइजेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का जो पीरियडाइजेशन है तो इस तरह से इस सीक्वेंस में आप लेके चलेंगे। इस तरह से डायनामिक जो लोड्स है उसको चेंज करते रहेंगे आप ऐसे। ये प्लायोमेट्री का पीरियडाइजेशन कहा जाएगा ऐसे। अब हम क्योंकि थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा-सा फास्ट लेके चल रहा हूँ मुझे। एंड्योरेंस की हम अब बात करते हैं ऐसे। तो गेम में किस तरह का हमारे को एंड्योरेंस का ज़रूरत पड़ता है? मेनली जो जंपिंग और हिटिंग है उस तरह के एंड्योरेंस का ज़रूरत पड़ता है ऐसे। तो एंड्योरेंस को अगर आप डेवलप करेंगे तो जो इंटरवल मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इंटरवल भी शॉर्ट इंटरवल मेथड ऐसे। आप रैली के ड्यूरेशन को देखो, आप रैली के बीच में जो रिकवरी है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे। तो आप कोई भी गेम का स्किल्स है जैसे, स्किल्स को ले लो, फॉर एग्जांपल आपने अटैक ले लिया, बॉल ब्लॉक ले लिया। अगर आप उस एक्शन को बार-बार रिपीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टाइम बाउंड, क्योंकि एटीपी-सीपी सिस्टम या फर्स्ट पर्सन सिस्टम है, उसको मेन टारगेट करना है आपने से। तो 10 सेकंड का आप कोई भी ड्रिल्स तैयार करेंगे ऐसे, और फिर 10 सेकंड रेस्ट देंगे, 5 रिपिटिशन किया, तो अप्रोक्सिमेटली 20 टू 30 रिपिटिशन अगर आप करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्पेसिफिक एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हैं। तो इंटरवल मेथड को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे ड्रिल्स एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना है ऐसे। तो सिंगल एक्सरसाइज आप उसमें ले सकते हैं, आप सीरीज ऑफ एक्सरसाइज उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज ऑफ एक्सरसाइज इन द सेंस जैसे ब्लॉक अटैक है या कोई फ्लोर डिफेंस की कोई एक्सरसाइज है, उसको आपने एक सीरीज में तैयार कर लिया और उसको आप नॉन स्टॉप रिपीट करते हैं ऐसे। लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए कि उस ड्रिल्स एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो आप 10 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, देन 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही। तो गेम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फेज़ के हिसाब से ऐसे ही। तो आप जब फाइनली आएँगे तो छोटे-छोटे उसमें आएँगे फेज़ में, जैसे स्पेसिफिक एंड्योरेंस है, तो गेम में लास्ट में फाइनली जो कॉम्पिटिशन में किस किस तरह का आपको एंड्योरेंस चाहिए ऐसे, उसके हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो जनरली जो प्रेशर ट्रेनिंग है या जो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग हम जब जनरली करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग ग्रुप या टीम ट्रेनिंग करते हैं, तो उस टाइम ऑटोमैटिकली हम इस चीज़ के ऊपर टारगेट करते हैं ऐसे। खास करके जो स्पेसिफिक जो प्रेशराइज्ड ट्रेनिंग है, इंडिविजुअल जो ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम पे हम स्पेसिफिक एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं ऐसे। सेम वे से अगर हम स्पेशल स्पीड की बात लेंगे तो जो एजिलिटी है, वो हमारे लिए स्पेशल स्पीड है ऐसे। खाली सीधा दौड़ने से मतलब नहीं है हमारे को ऐसे। गेम में जो एजिलिटी के फॉर्म में है ऐसे, आपने क्विक मूवमेंट्स करना है, टर्न करना है, जैसे बॉल को खेलना है, क्योंकि हमारा जो गेम है वॉलीबॉल वो ओपन स्किल गेम है ऐसे, कि आप रिसेप्शन या डिफेंस करेंगे तो कहाँ पे बॉल आएगा या डिफेंस के टाइम पे डिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा ऐसे। तो अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। तो जो एजिलिटी के फॉर्म में है, उस तरह का आपको स्पेशल स्पीड चाहिए ऐसे। तो आपको एजिलिटी मतलब उसी तरह से डेवलप करना है। आप विदाउट बॉल जो है एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? जो गेम है, जो रैली है, तो रैली में किस तरह के मोमेंट्स होते हैं, उस मोमेंट्स को लेके आप विदाउट बॉल ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसी मोमेंट्स से कोई किसी पर्टिकुलर एक से आप सिचुएशन को ले लो, कोई डिफेंसिव सिचुएशन है, उसको लेके या कोई ब्लॉक से डिफ्लेक्शन की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ले लो और बॉल के साथ ड्रिल्स कर सकते हैं ऐसे। तो उससे आप स्पेसिफिक जो है एजिलिटी है, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेनिंग विदाउट बॉल, देन गो एंड देन विद बॉल ऐसे। तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है ऐसे। तो इसमें जनरली जो रिएक्शन मूवमेंट्स और एक्सेलरेशन स्पीड है, इसको कॉम्बिनेशन से लेके इसके फॉर्म को, एक्सेलरेशन का भी इनिशियल पार्ट है ऐसे। क्योंकि आप अगर देखेंगे आप फ्री ज़ोन हमारा कितना होता है ऐसे, 5 मीटर साइड में मिलेगा आपको, 6.5 मीटर बैक में मिलेगा। तो आप कितना दौड़ सकते हैं बॉल को रिकवर करने के लिए ऐसे? लेस देन 10 मीटर ऐसे। तो आपका जो ड्रिल्स का नेचर है, वो उसी तरह का होना चाहिए एजिलिटी के। तो अल्टीमेटली जो है बॉल के हाथ कोऑर्डिनेट करके आप एजिलिटी ड्रिल्स डेवलप कर सकते हैं ऐसे। तो ये इस तरह के कुछ जनरल एजिलिटी डेवलप करना है तो इस तरह के ड्रिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सेटल रन के ड्रिल्स है, कोई लाइन के ऊपर लाइन ड्रिल्स है, जैसे फ्रंट एंड बैकवर्ड अ, जो जो रनिंग है, कोन के ड्रिल्स है, डिफरेंट कोन्स रख के आप ऐसे, तो कोन्स को टच करना है, हाथ से टच करना है, पैर से टच करना है, डिफरेंट ड्रिल्स तैयार कर सकते हैं। डायरेक्शन डिफरेंट रख सकते हैं, फ्रंट रनिंग के साथ, बैक रनिंग के साथ, साइड रनिंग के साथ, क्रॉस स्टेप के साथ। तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से आप ड्रिल्स तैयार करके गेम स्पेसिफिक ड्रिल्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसका क्वाड ड्रिल्स करके बोलते हैं ऐसे, उसके ऊपर आप फुटवर्क की जो ड्रिल्स हैं जनरली फुटवर्क की ड्रिल्स आप कर सकते हैं।
ऐसे 2 ड्रिल्स है, आप पॉइंट्स कहीं मार्क करके उसके हिसाब से आप जैसे कौन को हम यूज़ करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट ड्रिल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शनल चेंज इसमें आप ध्यान में रखें, जैसे हेक्सागन की ड्रिल है, इसको आप जनरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फुटवर्क के लिए आप होप करते हैं, तो होपिंग में आपका स्पीड फास्ट जो है, आप डायरेक्शन चेंज कर लें। इस तरह से हेक्सागन के ड्रिल्स को आप यूटिलाइज़ कर लेंगे। लैडर है जो जनरल एजिलिटी डेवलप करने के लिए, जो फुटवर्क के लिए है ऐसे, और जनरली इससे अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, तो इससे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी डेवलप होता है ऐसे। तो लैडर के ड्रिल्स कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग में वेरिएशन देके आप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। स्किपिंग में हाई जंप्स की हाइट को बढ़ा के आप प्लायोमेट्रिक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो स्किपिंग है बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट्स है यूटिलाइज़ करने के लिए ऐसे। तो अगर स्पेशल स्पेसिफिक स्पीड की हम बात करेंगे, तो हम ये इस तरह के ड्रिल्स है जैसे जो मेथड है बेसिकली कंडीशनिंग के 3 ही मेथड हैं ऐसे। कंटीन्यूअस मेथड है, इंटरवल मेथड है, रेपिटेशन मेथड है। कंटीन्यूअस मेथड में जनरली हम रिकवरी नहीं देते, सिंगल बाउट में एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आपने करना है, तो इंटरवल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है ऐसे। इंटरवल मेथड है जब आपको एनारोबिक और एरोबिक 2 निश्चित 2 फॉर्म के एक्सरसाइज को अगर आप कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए ऐसे, आपको कोई पावर एंड्योरेंस चाहिए, आपको कोई स्पीड एंड्योरेंस चाहिए, उस टाइम हम इंटरवल मेथड यूज़ करते हैं। तो इंटरवल में जनरली इनकम्प्लीट रिकवरी यूज़ करते हैं, और रेपिटेशन मेथड में जो प्योरली एनारोबिक जो मोटेबिलिटीज़ हैं, जैसे में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पावर चाहिए, ऐसे आपको स्पीड चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए, तो उस टाइम रेपिटेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें फुल रिकवरी देके चलते हैं इन बिटवीन रेपिटेशन एंड सेट ऐसे। तो इसको आप विदाउट बॉल ड्रिल्स हैं, उसमें आप कोर्ट मूवमेंट्स ले सकते हैं। अप्रोच रन एज़ पर स्पेशलाइज़ेशन है, उसके मूवमेंट्स को लेके चल सकते हैं ऐसे। देन विद बॉल्स जो जो ड्रिल्स है, उसको कर सकते हैं ऐसे। तो आप उसमें कोई भी गेम्स की ड्रिल सेलेक्ट करके ऐसे, और उसका मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन क्या है ऐसे, जैसे आप कोई डिफेंस का ड्रिल्स करते हैं ऐसे, तो बॉल थ्रो करते हैं बैक साइड ऐसे, तो बैक साइड बॉल थ्रो करते हैं तो आपने कैसे टर्न करना है, कैसे जाना है, आपको रुक के खेलना है, डिस्टेंस कितना है, तो आपने फॉल करना है या बॉडी को थ्रो करना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सूटेबल सॉल्यूशन हो सकता है, उसको आप कोच आइडेंटिफाई करेगा और अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करता है ऐसे। तो इस तरह से आप बॉल के साथ ड्रिल्स करके स्पेसिफिक इसको एजिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, हम क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया मैं इसको थोड़ा-सा जल्दी में लेता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली जो है रेंज ऑफ मोशन है सेम। तो हमारे गेम में आप अगर देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा ऐसे ही आपको। जनरली आपको लंज एक्सरसाइज करते हैं, आपको साइड रोल करते हैं लंज करने के लिए, या बॉल खेलने के लिए फॉरवर्ड लंज करते हैं, उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ता है। तो हिप फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वॉलीबॉल प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसे। या आप हिटिंग करेंगे तो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन हम आप ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इसको ऑप्टिमल लेके चलेंगे, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डेवलप करेंगे। तो अंडर फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा नहीं है, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा नहीं है। तो ओ ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको लेके चलेंगे। तो गेम स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स में आपको हिप में कितना चाहिए, आपको शोल्डर में कितना चाहिए, आपका ट्रंक का कितना जब आप हिटिंग करते हैं तो कितना चाहिए, तो उतना ही आप फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी हम 2 एक्टिव एंड पैसिव 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो एक्टिव स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक हो सकता है। पैसिव मतलब जब हम किसी पार्टनर या किसी से असिस्टेंस लेके करते हैं, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऐसे। तो वो भी स्टैटिक कर सकते हैं, डायनामिक कर सकते हैं। तो अगर हम गेम स्पेसिफिक देखेंगे तो जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हमारे लिए स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी है। अल्टीमेट हमारा टारगेट रहेगा, जो फाइनली जो है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए ऐसे। उसको जो जनरल और स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, तो ये जो डायनामिक है, ये हमारे लिए स्पेसिफिक होगा, और ये जॉइंट स्पेसिफिक है। तो 3 बेसिक मेथड हैं जिसमें स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड करते हैं, एक पीएनएफ होता है जिसमें पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होता है, या जिसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रेच करने से पहले हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे हमारा जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और फिर स्ट्रेच करते हैं ऐसे। तीसरा जो ब्लास्टिंग मेथड है, जब आपको स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत पड़ती है तो आप ब्लास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट 2 मेथड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस डालना चाहूँगा, अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग सेशन करते हैं, प्रॉपर वार्म अप करते हैं, प्रॉपर कूल डाउन करते हैं, तो वार्म अप और कूल डाउन में आप इतना स्ट्रेचिंग कर लेते हैं कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, जनरली नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे गेम में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्किल्स का एग्जीक्यूशन के लिए जितना चाहिए उतना ही करेंगे ऐसे। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे का बहुत स्टिफनेस है, या आपको
कई बार लाइट ट्रेनिंग सेशन लगाना है, या आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग किया है, या बहुत हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया है, तो आप कूल डाउन में भी करते हैं, तो आप किस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन मेथड्स का थोड़ा-सा पता होना चाहिए। कि जो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है वो सेल्फ असिस्टेंस से कर सकते हैं, कि किसी का असिस्टेंस नहीं लेंगे ऐसे, तो खुद स्ट्रेचिंग करेंगे, 4 टू 6 सेकंड स्लो स्ट्रेच में जाएँगे, 4 टू 6 सेकंड होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स कर देंगे ऐसे। तो सेम वे से एक लेग्स का किया, राइट का किया, फिर लेफ्ट का किया, फिर राइट का, फिर लेफ्ट का ऐसे। तो ऑप्टिमल एक ट्रेनिंग अगर आपने डेवलप करना है, तो पर्टिकुलर एक मसल्स ग्रुप को आप 100 सेकंड या 120 सेकंड के बीच में अगर स्ट्रेच कर लेते हैं, जैसे आप 20 सेकंड का होल्ड करते हैं, तो 5 बार कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है ऐसे। ऐसे पार्टनर स्ट्रेच असिस्टेड जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। इसको जनरली बिगिनर्स को नहीं करते हम, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्लेयर है उसको ये देते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो, अगर आप कोई ट्रेनिंग का अगर फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेनिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो सकता है, इंजरी हो सकता है। और जो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो, हम ट्रंक का अगर एक्सरसाइज करते हैं वहाँ इंजरी लगता है, तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को के ऊपर वो इफेक्ट डालता है ऐसे। तो पार्टनर असिस्टेड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे। देन जो पीएनएफ है ऐसे, तो पीएनएफ का जो प्रोसीजर, बेसिक पीएनएफ का प्रोसीजर क्या है कि 6 टू 8 सेकंड आप आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में जाते हैं, फिर 4 टू 6 सेकंड ऑलमोस्ट रिलैक्स करते हैं, देन अगेन स्ट्रेच करते हैं ऐसे। तो ये एक है जिसमें आप स्ट्रेच रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट करते हैं ऐसे। तो पीएनएफ से पार्टनर असिस्टेड हो सकता है, या कोई इस तरह का इक्विपमेंट्स आप यूज़ करके, जैसे कोई चेयर है या कोई वॉल बार है, उसको यूज़ करते हुए भी आप पीएनएफ एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे। एंड फाइनली जो है डायनामिक मेथड है ऐसे, जिसमें आप स्विंगिंग एक्शन करते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल हिटिंग एक्शन है, तो हिटिंग एक्शन में स्विंगिंग एक्शन करते हैं। इसमें थेराबैंड वगैरह है इस तरह के, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह के एक्सरसाइज में से, या आप खुद ऑन बॉडी वेट स्विंग करते हैं ऐसे। तो ये ब्लास्टिक मेथड फाइनली जो है स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो जनरली क्योंकि टाइम कम था, इसलिए हम बाकी एबिलिटीज पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे पाए ऐसे। लेकिन बेसिकली जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मोटर एबिलिटी है वो है स्ट्रेंथ, और फाइनली उसका डेस्टिनेशन है पावर इन द वे ऑफ जंप्स है, हिटिंग है उसमें ऐसे। दूसरा एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि जो हमारा कोचिंग प्रोफ़ेशन है, ये जॉब नहीं है। अगर आप फ़ील्ड में वर्कआउट करते हैं और आप नौकरी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये एक पैशन है ऐसे। आपके पास नॉलेज है, आप डेडिकेटेड नहीं हैं, आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे ऐसे। आपके पास नॉलेज है और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो बहुत अच्छा आप रिज़ल्ट देंगे। सो हम सब मिलके अगर इस काम करेंगे, तो नेचुरली जो है इंडियन वॉलीबॉल है, वो ऊपर आएगा। हर एक का अपना-अपना अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किस लेवल पे काम करते हैं, आप स्कूल लेवल पे काम करते हैं, तो आप उसी तरह से, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट करके आप स्टेट किसी अकेडमी में है, वहाँ पे दे देते हैं। स्टेट अकेडमी वाला अगर नेशनल अकेडमी में दे देता है, नेशनल अकेडमी फिर नेचुरली है कि इंटर लेवल पे तैयार करता है ऐसे। तो एज़ ए टीम अगर हम काम करेंगे, तो हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अगर इंडिविजुअल काम करेंगे, तो इतना अच्छा, क्योंकि टीम गेम है, तो इंडिविजुअलाइज़ अगर आप देखेंगे, क्योंकि वॉलीबॉल ही टीम स्पोर्ट्स है ऐसे, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है ऐसे। तो एज़ ए टीम अगर सभी मिलके काम करेंगे, तो हम वॉलीबॉल के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे। So do smart work, and thank you very much for your kind attention. Now, if you have any question, type in your chat box. So thank you very much. Thank you. Hello, Ankush. यस सर, यस सर। क्वेश्चन आ रहे हैं सर चैट बॉक्स में। हेलो, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी एक बार थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह का ये कम कर देंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है 45 डेज और मोर, जनरली जो 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 कंडीशनिंग का है, या आप टॉप फॉर्म की बात करते हैं ऐसे, कि एक ने किसी ने पूछा कि हम कितना दिन तक जो है टॉप फॉर्म है इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो हमारा जनरली पीरियडाइज करते हैं ऐसे, अगर आप 2 कंपटीशन के बीच में देखते हैं कि कितना ड्यूरेशन है, बहुत टॉप लेवल का अगर नेशनल लेवल का प्लेयर है, तो वो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 3 महीने तक जो टॉप फॉर्म है ऐसे, उसको मेंटेन करके रख सकता है। उसमें डिफरेंट पीक्स हो सकते हैं ऐसे, कि जब आपका कंपटीशन होगा तो आप एक पीक को अचीव करते हैं, लो डायनामिक्स है उसको मैनिपुलेट करते हुए,
फिर आप, लेकिन जो आप अच्छा एक प्लेइंग परफॉर्मेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के आसपास आप मेंटेन करके रख सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप उसको साथ के साथ फिजिकल मोटिविटी है इनको मेंटेन करके रखना है ऐसे। तो अगर आप पावर की बात करेंगे तो एटलीस्ट 1 सेशन पर वीक अगर आप कर लेते हैं तो आप उसको मेंटेन कर लेंगे ऐसे। एक ये है कि इट इज एडवाइजेबल टू हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन मंडे। अगर संडे को आप रेस्ट करते हैं तो क्या मंडे को मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं ऐसे। तो जब वीकली आप लोडिंग करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे। तो जनरली हम आपका जो लोडिंग पैटर्न है, तो जो आपका लोडिंग माइक्रो है वो किस फेज का है, किस तरह का प्लेयर का स्टेटस है, उसका ट्रेनिंग स्टेज क्या है, उसके हिसाब से आप लोडिंग करते हैं। तो जनरली हम मंडे को थोड़ा सा लाइट लेके चलते हैं। जो बीच के ट्रेनिंग सेशन है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लोड देते हैं। और जो माइक्रो साइकिल के लास्ट फेज है उसमें अगेन फिर हम रिकवरी रखते हैं ऐसे। तो जो बहुत हैवी ट्रेनिंग सेशन है बेटर है कि आप मंडे के बजाय ट्यूसडे, वेडनेसडे और बीच के जो ट्रेनिंग सेशन है वहां पे आप रखें, तो ज्यादा इफेक्टिव है ऐसे। तो ये वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने एडजस्ट करना है। जनरली हम मंडे को फ्रेश आते हैं तो हम स्पीड को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम स्पीड का जो वर्कआउट है उस वीक में हमने स्पीड को कितना टाइम देना है, तो वो हम वर्कआउट मंडे को करें और बाकी हम जो है दूसरे दिन में एडजस्ट करें ऐसे। तो अपने कंडीशनिंग के साथ साथ स्किल्स को भी लेके चलना है साथ में ऐसे। तो उसको वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेट करना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्कआउट, जैसे आप पूरा का पूरा जैसे 2.5 घंटे का सेशन है तो आप सिंगल टास्क नहीं लेके चलेंगे, आप मल्टीपल टास्क के ट्रेनिंग सेशन होते हैं। तो मल्टीपल टास्क में अगर 2 टास्क हैं तो 2 टास्क कौन सा है जिसके कॉम्बिनेशन के साथ आप पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग सेशन में कर सकते हैं। फिर उसमें भी सीक्वेंस रहेगा कि कौन सा टास्क पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे ऐसे। How many times give for a week training after at the age of 16 year boys ऐसे। 16 ईयर बॉयज मतलब उस टाइम वो उसका बहुत सेंसिटिव फेज होता है। आप थ्री थ्री ट्रेनिंग सेशन पर वीक्स आप उसमें लगा सकते हैं। जनरली अल्टरनेट डे हम इसको सेट करते हैं ऐसे। तो जब आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जनरली 48 आवर्स सफिशिएंट होता है। तो 48 आवर्स सफिशिएंट मतलब आप अल्टरनेट डे जो है ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। All components should be included in preparatory part 1. How many session of resistance training in a week in। ये तो अभी जैसे हमने जो जिक्र किया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मींस थ्राइस इन ए वीक। जब आपको कोई भी एनारोबिक एक्टिविटी, चाहे वो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, या आपका कोई भी फॉर्म्स है स्ट्रेंथ का ऐसे ही, तो थ्राइस इन ए वीक एक ये आइडियल है ऐसे। बाकी अगर 2 ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे तब भी डेवलपमेंट होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, 3 से और बेटर डेवलपमेंट होगा ऐसे ही। एक से आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। Then हाउ फ्रीक्वेंटली वन आर्म चेक ऐसे। जनरली मैंने अभी उसमें जिक्र किया था कि जो वन आर्म का कैलकुलेशन है ऐसे, कि अगर वेट लिफ्टर है तो उनका लिमिटेड एक्सरसाइज है वो फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हमारे गेम में आप वन आर्म का कैलकुलेशन आप जो मेजर मेजर एक्सरसाइज हैं उसका कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग करते हैं ऐसे, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग कर सकते हैं तो आप जो स्क्वाट है उसका एक ले लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बेंच प्रेस है अपर बॉडी उसका एक ले लो, तो उसको आप कर लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि किस उस पेज में उस मेजर साइकिल में आप किस तरह का मोटिविटी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए ऐसे, तो मिनिमम 4 वीक्स ऐसे। 4 वीक्स में मीन 12 ट्रेनिंग सेशन है। तो 12 ट्रेनिंग सेशन के बाद आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आएगा ऐसे। तो जब आपने पहले एक वन आर्म लिया तो एटलीस्ट जो है 12 सेशन का जो ट्रेनिंग है या पर्टिकुलर वो मेजर साइकिल को खत्म होने दो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लोड देना है तो उस टाइम पे वन आर्म कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। After training session which training is best for the next session is for recovery ऐसे। तो ये
एक्चुअली जब आप वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम आप तैयार करते हैं, तो आपके ट्रेनिंग लोड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 वीक में आपके पास 11 ट्रेनिंग सेशन हैं। तो 11 ट्रेनिंग सेशन में आप किस फेज़ में हैं, तो आउट ऑफ 11 सेशन में कितने लोड्स हैं जो मैक्सिमल रहेंगे, कितने लोड हैं सब मैक्सिमल रहेंगे, कितने मीडियम रखेंगे और कितने लोड्स लाइट रखेंगे आप। ये आप किस फेज़ में हैं, आपका टारगेट क्या है, क्या डेवलप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे इसे। तो जब आप फॉर एग्जांपल कोई हेवी ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं, तो उसके बाद दूसरा उसके साथ जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है रिकवरी पर्पज़ से, तो जो मीडियम या लाइट लोड वाला है, उसको हम सेट करते हैं। तो ये जो सारा जो जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करना है, उसमें सेटिंग करना है इसमें। तो रिकवरी के लिए से फॉर एग्जांपल अगर आपने रिकवरी के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन लगाना है, लाइट ट्रेनिंग सेशन लगाना है ऐसे, तो आप उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी टास्क है, अगर उसको आप लगा देंगे तो नेचुरल है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही स्पेसिफिकली रिकवरी के लिए से। हम बीच-बीच में जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो स्ट्रेचिंग करते हैं तो मतलब फास्ट रिकवरी होता है ऐसे। अगर आप कूल डाउन नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपका बॉडी भी स्टिफ होगा लेकिन रिकवरी भी कम कम होगा ऐसे। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रिकवरी पर्पज़ से भी है ऐसे। तो आप कोई भी लाइट ट्रेनिंग सेशन लगाना चाहते हैं या मैं लोड के कोई उसमें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई टास्क है, उसको आप डाल सकते हैं। या जो एक दूसरा क्या है कि हम मेजर माइक्रो साइकिल जो सेट करते हैं ऐसे, कि लोडिंग माइक्रो साइकिल है एंड देन उसके बाद है रिकवरी माइक्रो साइकिल। तो जो पर्टिकुलर लोड आपका चलता है, उसी को कम कर देंगे तो रिकवरी हो जाएगा। हेलो? अच्छा, अच्छा। चलो ठीक, ठीक मैं करता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऐसे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। सो थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ये पीपीटी मैं सबमिट कर दूँगा, जिसको भी चाहिए आप ले लेंगे उसमें। तो थैंक यू वेरी मच। जांगड़ा सर की 2 ही क्लास है ना? और एक और है? नहीं है।
Hello, Rakesh. Yeah, we'll close now.